हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ खुलने वाला 10 से 12 सितंबर के बीच में 165 पे इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर 15 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट भी रखा गया एम्प्लॉय जो इस कंपनी के हैं और यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है। 100% मालिकाना हक कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स का आईपीओ से पहले था। आईपीओ के बाद में लगभग 74-75% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंपनी है नाम में लिखा हुआ है मंगलसूत्र डिजाइन, मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर भी करती है। दैट मीन्स की गोल्ड की ज्वेलरी बनाने का काम करती है बेसिकली, अगर हम मोटी मोटी भाषा में बात करें तो। और इसके जो मेनली है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आज के दिन, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, MBGJL हो गया, यू नो जो अच्छे अच्छे कंपनियां जो हैं इसके आज के दिन का क्लाइंट्स देखने को मिल रही हैं। और इंडिया के बाहर भी ये अपना जो माल है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कंपनी जो टोटल वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है वो 1600 करोड़ रुपए ये लगाई गई है इस आईपीओ के अंदर में, राइट। और कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उनका क्या काम में लेने वाली है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। दैट मीन्स की कंपनी का जो रोजमर्रा का है, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना, एवं गोल्ड खरीदना फिर ज्वेलरी में बनाना और फिर आगे बेचना, तो ये वर्किंग कैपिटल में आता है इस कंपनी के लिए। उसी में ये कंपनी मेनली पैसा खर्च करने वाली है, राइट। सो अब थोड़ा सा इसकी आरएचपी को भी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो कोई केस वगैरह इस कंपनी पे खास देखने को आज के दिन नहीं मिल रहा है। एंड तो सारे पैसे ये वर्किंग कैपिटल में ही यूज़ करने वाले हैं मेनली, जितने पैसे उठा रहे हैं। और लगभग यहाँ पर 400 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, उसमें से 280 करोड़ रुपए ही वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाले हैं, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर में जाने वाला है। थोड़ा सा वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट अगेन नजर आता है, राइट। कंपनी का आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है चेतन एंड ठाडेश्वर। काफ़ी ठाडा नाम। दैट्स अगेन नाइस। ठाडा मतलब हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ठाडा मतलब भारी, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है यहाँ पर देखने को मिली 2009 के अंदर में हो गई थी। एंड उसके बाद में यहाँ पर अभी ये आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड वही यहाँ पर आरओसी में ये इनके कुछ माइलस्टोन्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं, जिनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट। और काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स नज़र आ रहे हैं एज कंपनी को हम देखते हैं तो। बट यहाँ पर कंपनी की जो 1600 करोड़ रुपए की जो वैल्यू लगाई है वो थोड़ी सी भी नहीं पच रही है अभी तक, जो नॉलेज आया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो चेतन जी हैं उनका जो डिटेल्स हैं, ठीक ठाक एज है, ठीक ठाक यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जो एक्सपीरियंस जो है वो पर्टिकुलरली हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, 40 साल का एक्सपीरियंस इसी सेक्टर, इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में, राइट। तो 59 ईयर्स की मतलब 19 साल की उम्र में इन्होंने काम चालू कर दिया था ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर में। और जिस टाइप की एज है, जिस टाइप की हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, उसमें 19 साल में काम करना चालू कर देना, आई थिंक करते थे लोग जो, अगर इनके पास्ट का अगर जो यही बिजनेस धंधा रहा है तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट बचपन से ही कर दिया होगा वो भी खैर अलग बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3 करोड़ रुपए साल का इस ये आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी से सैलरी उठा रहे हैं। दैट्स अगेन ओके। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड लीज पर ही हैं। यहाँ पर कुछ भी हमें ओन्ड जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर किसमें जो काम में आ रही हैं आज के दिन, जो काम बिजनेस के काम में आ रही हैं वो प्रॉपर्टी सारी की सारी लीज पर दिख रही हैं। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं जो कि ओन्ड लग रही हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से हैं, ना कि बिजनेस में काम में लेने के हिसाब से। इनको बेचने के लिए हिसाब से रखा गया है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो काम में लेंगे, राइट। सो दे कैन नॉट टेक द जीएसटी इनपुट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, या फिर इनमें जो भी काम होता है। वैसे तो यूजुअली जीएसटी इनपुट ज़मीन का तो मिलता भी नहीं, बट बिल्डिंग का जरूर मिलता है। तो उन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का जीएसटी इनपुट नहीं मिलता क्योंकि वो बिजनेस के काम में नहीं आ रही है। सो बेसिकली जो आ रही हैं वो सारी की सारी लीज पर ही हैं। और यहाँ पर लीज पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही, बिकॉज एक प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलरली वो 99 ईयर्स की लीज पर दिख रही है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए दिख रही हैं, राइट। तो वो एक थोड़ा सा अगेन नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोगो है, जो नाम है, वो सारे आज के दिन आपको रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं श्रृंगार से। और यहाँ पर 237 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मेनली कारीगर जो हैं, राइट, जो कि ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, वो मेनली इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी कि बड़े बड़े जो कि ज्वेलर्स की दुकान होती है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ये जो भी बड़े बड़े नाम, टाइटन हो गया, ये खुद ज्वेलरी नहीं बनाते हैं कभी भी। ये हमेशा प्रोक्योर करते हैं, कहीं जो कारीगर लोग होते हैं उनसे बनवा करके फिर प्रोक्योर करते हैं। सिर्फ डिज़ाइन दे देते हैं अपनी, फिर वो जो कारीगर होते हैं वो बना करके फिर इनको दे देते हैं और बीच का अपना थोड़ा सा कमाई कर लेते हैं।
ये जो लोग हैं ये वो कारीगर टाइप वाली कैटेगरी का कंपनी है। ये भी क्या करती है, ये बेचने का काम करती है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं को। तो ये कारीगर कंपनी है, ना कि सेलिंग कंपनी, रिटेल कंपनी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका 69-70% के ऊपर में आज के दिन काम होता हुआ दिख रहा है। और जो कि एक स्टेगनेंट सी पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी ना तो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है कंपनी को, और ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दैट मीन्स की डिमांड इतनी नहीं आ रही है। तो पिछले हम लोग 2-3 साल से देख भी रहे हैं कि गोल्ड का भाव पिछले 3 या 4 साल के अंदर में 3 से 4 गुना होने वाला है थोड़े दिनों में, राइट। अच्छा खासा बढ़ा है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, जिसके बाद में क्या कि डिमांड थोड़ी कम हुई, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन जो है कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड, मतलब आने वाले टाइम के अंदर में भी डिमांड कम ही रहेगी, बिकॉज अभी अभी जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड एक बार के लिए स्टेगनेंट होती है, कम होती है, बट वापस अगर प्राइस एक बार टिक जाता है तो वापस से डिमांड उसको कैचअप कर लेती है। तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट इसके साथ में देखने मिल रहा है। तो इसको हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, दिस इज देयर, दिस इश्यूज दिस कंपनी इज फेसिंग। अब यहाँ पे इनका जिस तरीके से काम चलता है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं, गोल्ड का जो बार्स होते हैं उनको खरीद लेते हैं बैंकर्स के थ्रू, फिर यहाँ पर उनको गलाया जाता है और फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इनका प्रोसीजर है। जो मैंने बताया ना, ये कारीगर कंपनी है, नॉट ए सेलर कंपनी। अब यहाँ पे ये इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो ये आज के दिन बनाते हैं, एंड उनको आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, मैंने कुछ फोटोज़ यहाँ पर ली हैं। बाकी आप काफ़ी और भी डिज़ाइन की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जो इनको इनके जो कस्टमर्स हैं उनसे आप लोग उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं, जैसे कल्याण वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, वो आज के दिन में जो टोटल मिला के वो इंडिया से आ रहा है। इनका एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो महाराष्ट्र से इनका देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, मालाबार गोल्ड लिमिटेड, राइट। ये इनके कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिनसे ये अपना जो माल है उसको निकालते हैं, बेचते हैं, राइट। जिनको ये बेचते हैं, तो अब मालाबार इनसे माल खरीदता है, पुरुषोत्तम नारायण गदगिल सराफ ज्वेलर्स ये इनसे माल खरीदते हैं, आरबी ज्वेलर्स इनसे, पीएन गदगिल इनसे माल खरीदते हैं। ये इनके कुछ क्लाइंट्स के नाम देखने को मिले। टॉप 10 कस्टमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनसे टॉप 10 कस्टमर्स जो इनसे माल उठा रहे हैं वो 40%, मतलब टॉप 10 रेवेन्यू इनका 40% कस्टमर से आ रहा है। दैट्स अगेन ओके। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो मेनली माल आ रहा है, मतलब जो उठ रहा है, वो यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो इनका जो रेवेन्यू है वो रिटेलर्स को बेचने में आता है, और एक होता है कि होलसेलर, जो कि आगे फिर और रिटेलर्स को माल बेचते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है वो 11% के आसपास में होलसेलर से आ रहा है, बाकी रिटेलर्स को डायरेक्ट भी माल बेचने का काम यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ रिटेलर्स जो है वो इनके पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले सालों के अगर मुकाबले देखते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर में रिटेलर्स दिख रहे हैं, और होलसेलर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं। दैट्स अगेन ग्रेट, क्योंकि रिटेलर्स के यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि बिचौलिया बीच में से हट गया, जब बिचौलिया हट गया तो उसका मार्जिन भी आपके लिए बच गया। तो दैट्स अगेन ए गुड पॉइंट फॉर दिस कंपनी। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएसपी के अंदर में बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 375 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी में लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 200 करोड़ रुपए लगा हुआ है। बाकी जो 125 करोड़ रुपए हैं वो उधारी का पैसा, दैट मीन्स कि माल उधारी में उठाया हुआ है, या तो गोल्ड उधारी में उठाया हुआ है, या फिर लोन पे पैसा लेकर के यहाँ पर माल खरीद के बेचा, मतलब बनाया हुआ है। सो बैलेंस शीट की साइज के हिसाब से इन्वेस्टर्स का पैसा 200 करोड़ रुपए ही आज के दिन देखने को मिल रहा है। और उसकी अगर हम लोग देखने को मिलते हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत खास नज़र यहाँ पर आती हुई नहीं दिख रही। बैलेंस शीट बड़ी ही पाक साफ सी नज़र आ रही है, क्योंकि ना ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो 87 करोड़ है, बाकी इन्वेंट्री इनके पास में बची हुई है। दो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हर साल है, क्योंकि कंपनी जो है अपना रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। माल जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसको पूरा का पूरा ही माल खरीदने में लगा दे रही है, और नया माल जो है बेचने में ध्यान दे रही है। इसीलिए अगर इनका रेवेन्यू आप लोग चेक करोगे तो ये अपने पास में कैश नहीं रख रहे हैं, दो इनका जो रेवेन्यू है जिसकी वजह से बढ़ता ही जा रहा है, राइट। बहुत ही भयंकर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 950 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर यहाँ पर 1100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, यहाँ पर सीधा ही 1500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और उसी के साथ में अगर हम लोग इनके नेट प्रॉफिट्स को चेक करते हैं तो वो भी ठीक ठाक, यहाँ पर 61 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट इन्होंने इस साल निकाला। उससे पिछले साल 31 करोड़ रुपए का निकाला था। दो यहाँ पर इनका माल भी अच्छा खासा बच जा रहा है, राइट। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट, एक तो माल बच जा रहा है, एक ट्रेड रिसीवेबल्स हो जा रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दोनों को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं तो वो नेट प्रॉफिट के नीचे हो रहा है, मतलब ज़्यादा जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है और वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आ रही है। और वही वर्किंग कैपिटल की दिक्कत को पूरा करने के लिए आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं।
राइट। तो अब इनको कैश में पक्का दिक्कत आ रही है, बिकॉज ये कैश कैच नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर इसके अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखते हैं तो यहाँ पर कैश में दिक्कत नज़र हमें हर साल आती हुई दिख ही रही है यहाँ पर। राइट। तो दैट्स द मेन इश्यू यहाँ पर। तो काइंड ऑफ इश्यू भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, दो कंपनी अपने आप को सस्टेन कर पा रही है। तो कैश फ्लो का जो इश्यू है वो ज़्यादा बड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, जिस साइज़ की कंपनी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। राइट। और गोल्ड के अंदर में काम करती है तो लोन का भी कोई ज़्यादा इश्यू होता नहीं है इसको मिलने में। राइट। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना निकाल ले पा रही है, जो कि ये कंपनी डायरेक्ट रिटेलर्स को नहीं बेचती है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बेचती है, ये किसी भी मतलब दूसरों को बेचती है। राइट। बड़े बड़े शोरूम्स वालों को बेचती है। जैसे मैंने यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का नाम लिया, तो अब यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि इनका कल्याण ज्वेलर्स कस्टमर्स है ही। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने पी एन गदगिल का नाम लिया, MVGGL का नाम लिया, तो वो इनके क्लाइंट्स है, जैसे हमने देखा भी। राइट। राइट। तो अब पॉइंट की बात ये है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 6 से 7% के आसपास में निकाल ले पा रहे हैं। वो जो कस्टमर्स हैं, जो कि कस्टमर्स को बेचते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को बेचते हैं, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 से 8% के आसपास में ही निकाल ले पाते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये ज़्यादा मार्जिन नहीं बचा पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, बट ये कंपनी काफ़ी अच्छा मार्जिन निकाल ले पा रही है। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आज के दिन जो वैल्यू लगाई है 61 करोड़ रुपए इन्होंने कमाई की, और पिछले सालों के मुकाबले ग्रोथ जो है अच्छी खासी देखने को मिली है, और फ्यूचर में ग्रोथ और देखने को मिल सकती है। तो उसको एक बार थोड़ा सा नजर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 61 करोड़ रुपीज़, एंड उसी के हिसाब से पता चला तो लगभग 25 का इन्होंने पी रेशियो लगाया है, 25 का पी रेशियो। राइट। तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां, इसका 17 का पी रेशियो है, इसका स्पेसनेट कहाँ से आ गया, स्काई गोल्ड 26 का पी रेशियो है, आरबीजेड ज्वेलर्स का 14 का पी रेशियो है, जो कि इसी सेगमेंट में काम करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर में काम करते हैं। राइट। तो वैल्यू वाइज देखा जाए तो ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ये थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनी, क्योंकि 1500 करोड़ इस इनके मुकाबले लार्ज कैप है। वैसे तो लार्ज कैप में नहीं आती, वो भी स्मॉल कैप में ही आती है, बट इनके मुकाबले लार्ज कैप है। सो बेसिकली वैल्यू देखा जाए तो थोड़ी सी हायर साइड में लगाई है, बट द पॉइंट इज यहाँ पर जो इसकी ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कंपनी की, अगर हम ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं, तो ये 22 करोड़, ये भी 39 करोड़, और अभी 37 करोड़, तो इसमें भी सेम अच्छी सी ग्रोथ है, फिर भी इसको मार्केट ने वैल्यू नहीं दे रखी है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी जो IPO लेके आ रही है इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लगाई गई है, जबकि जो ग्रोथ है वो इन कंपनियों में देखने मिल रही है, उसके बावजूद भी मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है। राइट। तो ऐसे स्काई गोल्ड है तो 4,000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई है। राइट। तो अब इसको 26 की वैल्यू दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से मार्केट कंपनी ने अपनी वैल्यू ठीक लगाई है। अब थोड़ा सा हम पीबी रेशियो के हिसाब से भी देख लेते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो या तो महंगे की साइड में कंपनी की वैल्यू, या फिर एट पार है कंपेरेटिवली, अगर हम लोग देखते हैं पी कमाई के हिसाब से। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेटवर्थ इज 200 करोड़, और यहाँ पर और पैसे उठा रही है 400 करोड़। सो 200 600 करोड़, 600 के हिसाब से 6 बार 7 18, सो लगभग 3 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है। इसका 3.5, इसका 2.24। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू अगेन एट पार या थोड़ी बहुत पीबी रेशियो के हिसाब से सस्ती लगाई है। तो मार्केट, इन्होंने जो वैल्यू लगाई है उससे मार्केट थोड़ा कंफ्यूज नजर आता था। तो इसको जो मार्केट है इनिशियली थोड़ी सी वैल्यू देगा, पुश दे सकता है इनिशियली लिस्टिंग गेन, बट उसके बाद में एक एडजस्टेबल प्राइस के ऊपर में इसको मार्केट लेके जा सकता है। वो एडजस्टेबल प्राइस मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है, तो बट एक क्लियर डायरेक्शन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। राइट। तो अब मेरा व्यू इस पर्टिकुलर कंपनी को फिलहाल के तौर पे इग्नोर करने का है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लिस्टिंग गेन के हिसाब से ज़्यादा करीब दिख नहीं रही है। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी इज। बाकी आप अपना कोई भी डिसीजन बनाए उसको फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाएं। सी यू टू।